नमस्कार साथियों, न्यू संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने एक क्लास लेके आया हूँ जिसमें रीड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाया जाएगा। इस टॉपिक में लगभग प्रश्न आपके कवर होंगे। सभी सब्जेक्टों में ये कॉमन टॉपिक जो है वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन कौन से वो देखना। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद जो दूसरा टॉपिक है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। उसके बाद है आपकी शिक्षण विधियां। लगभग 8 से 9 शिक्षण विधियां जो है हमारी वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य, जो मूल्यांकन के तकनीकी गुण है। मूल्यांकन के तकनीकी गुण। यहाँ से 2 प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद है हमारा उपलब्धि परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ये लगभग जो टॉपिक है तो हमारी क्लास में आज ये कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो लिखिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रश्न, पहला ही प्रश्न ये बनता है, ये जो है वो किसके लिए दी गई थी? 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, 2 प्रकार के एम होते हैं। कितने एम होते हैं? 2। एक होता है शैक्षणिक एम और एक होता है शिक्षण एम। क्या होता है? एक तो होता है शिक्षण एम और एक होता है शैक्षणिक एम। शिक्षण एम यानी एजुकेशन एम। कौन सा है? एजुकेशन एम, शिक्षण एम। तो ये जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी तो दी गई थी वो एजुकेशन एम के लिए दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? शिक्षण एम, शिक्षण उद्देश्यों के लिए दी गई। किस उद्देश्य के लिए दी गई थी? शिक्षण उद्देश्य। एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी किसके लिए दी गई? तो ये शिक्षण उद्देश्यों के लिए दी गई थी। एक होते हैं शैक्षणिक उद्देश्य जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एम। जो पढ़ाने के लिए जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टीचिंग एम। और ये जो होते हैं हमारे एजुकेशन, जो हम एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं हम बोलते हैं शिक्षण एम। तो ये शिक्षण एम जो है, एजुकेशन एम है, वो किसके लिए, किसने दिए थे? ब्लूम टैक्सोनॉमी में किसको देखा गया था? एजुकेशन एम को देखा गया था, शिक्षण उद्देश्य को देखा गया। पहला ही प्रश्न यहाँ पे बनता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में कहाँ किसको हाईलाइट किया जाता है, किसको देखा जाता है? तो किसको देखा जाता है? शिक्षण उद्देश्यों के। अब ये शिक्षण उद्देश्य है, इस आधार पर ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है भावात्मक पक्ष और एक होता है क्रियात्मक पक्ष। पहला पक्ष कौन सा हमारा? ज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो है हमारा कौन सा है? भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? भावात्मक पक्ष। और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है? क्रियात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष। तो पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या आता है? ठीक है, ज्ञानात्मक का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया और कब दिया? भावात्मक का प्रश्न दिया था, भावात्मक पक्ष किसने दिया और कब दिया? और क्रियात्मक पक्ष किसने दिया और कब दिया? हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो B.F. ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? B.F. ब्लूम। किसने दिया था? B.F. ब्लूम ने दिया था। और कब दिया था? 1956 में। कब दिया था? 1956 में दिया था। उसके बाद भावात्मक पक्ष जो है वो करथवाल ने दिया। किसने दिया? करथवाल। किसने दिया? करथवाल ने दिया। और कब दिया? 1964 में। कब दिया? 1964 में दिया था। उसके बाद हमारा क्रियात्मक पक्ष जो है वो 1969 में
कब दिया? 1969 में सिम्पसन ने दिया। साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिम्पसन। ठीक है। सबसे पहले बीएस ब्लूम ने दिया। उनके सहयोगी कौन थे? कर्सवर्थ। उन्होंने भावात्मक पक्ष दिया। उनके सहयोगी कौन थे? सिम्पसन। उन्होंने कौन सा पक्ष दिया? क्रियात्मक पक्ष दिया। तो ये तीन पक्ष थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहाँ से इसका सीक्वेंस पूछा जाता है अक्सर ब्लूम टैक्सोनॉमी में। सबसे पहले कौन सा पक्ष दिया गया? ज्ञानात्मक पक्ष। उसके बाद कौन सा दिया गया? भावात्मक पक्ष। इसके बाद कौन सा दिया गया? क्रियात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। और इसको बोलते हैं अफेक्टिव। भावात्मक को क्या बोलते हैं? अफेक्टिव। और इसको बोलते हैं साइकोमोटर। क्या बोलते हैं? साइकोमोटर। क्या बोलते हैं? साइकोमोटर। तो इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए हम ट्रिक बनाए थे कैप। क्या बनाए थे? कैप। क्या ट्रिक बनाएंगे? कैप। तो कैप में सबसे पहले सी में पहले सबसे पहले क्या आ रहा है? कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव और फिर साइकोमोटर। तो ये सीक्वेंस पूछता है अक्सर एग्जाम में। इसका सीक्वेंस बताइए। ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा दिए गए उनके पक्ष का सीक्वेंस क्या होता है? क्या क्रम क्या होता है? तो सबसे पहला क्रम क्या रहेगा? ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव भावात्मक पक्ष, तीसरा साइकोमोटर जो कि क्रियात्मक पक्ष होता है। जिसकी ट्रिक क्या बनेगी? कैप। सी ए पी। क्या बनेगी? कैप। सी से क्या जाएगा? कॉग्निटिव, ए से क्या जाएगा? अफेक्टिव, और पी से क्या जाएगा? साइकोमोटर। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसमें कितनी चीजों को शामिल, कितने बातों को शामिल किया गया है, कितने उद्देश्यों को शामिल किया गया है। भावात्मक पक्ष में कितने उद्देश्यों को शामिल किया गया है और क्रियात्मक पक्ष में कितने उद्देश्यों को शामिल किया गया है। तो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, उसमें किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम किससे करेंगे? ये जो हमारे पक्ष है उसको गांधी जी ने हमारे 3H सिद्धांत दिया था। नाम सुना होगा 3H सिद्धांत? नाम सुना है? 3H सिद्धांत। हेड, हैंड और हार्ट, ये तीन नाम होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है हैंड और एक होता है हार्ट। तो सबसे पहला जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ज्ञान की बात जहां पे होगी वो कहां पे होगी? हेड में होगी। हेड में होगी। तो इसमें किसको देखा गया है? हेड। किसको देखा गया है? हेड। जब भावात्मक बात आती है, हमारे भाव कहां से निकलते हैं? हार्ट से निकलते। हम कुछ किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, कहां से सोचते हैं? हार्ट से सोचते हैं। तो ये किससे सोचते हैं? हार्ट। और ये किससे? क्रियात्मक जो कार्य करना है वो कार्य किससे होता है? हेड से होता है। ये किससे संबंधित है? हेड। एग्जाम में प्रश्न आएगा जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है वो किससे संबंधित है? हेड। भावात्मक पक्ष हार्ट और क्रियात्मक पक्ष हेड। समझ में आया? ये तीन चीजें हैं। अब हेड से जो संबंधित है ज्ञानात्मक पक्ष है तो उसमें कौन कौन से उद्देश्य दिए गए हैं? तो सबसे पहले ज्ञान दिया गया है। क्या उद्देश्य दिया गया है? ज्ञान। उसके बाद क्या दिया गया है? अवबोध। एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है भावात्मक ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहला उद्देश्य कौन सा है? तो ज्ञान। सेकंड उद्देश्य कौन सा है? अवबोध। तीसरा ज्ञानोपयोग। क्या देगा? ज्ञानोपयोग। उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण और लास्ट है संश्लेषण। और विश्लेषण संश्लेषण हो जाएगा उसके बाद अंतिम में क्या होता है? मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। अब इसको याद कैसे रखें? तो हम किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो हम किसी चीज को प्राप्त करेंगे, सुनेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा आपको। तो उस ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ उसको हम क्या करते हैं? बोध करते हैं, अवबोध करते हैं। हम सोचते हैं मैंने क्या याद हुआ, मेरे आज क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी और क्या क्या चीजें याद है, वो क्या हो गया? अवबोध। फिर इसका उपयोग करोगे आगे, जब आप पढ़ने बैठोगे, आप एग्जाम में बैठोगे तब उसको याद करके लिखोगे। उसको क्या किया? ज्ञानोपयोग। क्या किया? ज्ञानोपयोग। फिर इसका विश्लेषण करोगे, उसको छोटे छोटे भागों में बांटोगे। क्या करोगे? बांटोगे, छोटे छोटे भागों में बांटोगे। फिर इसको इकट्ठा करोगे, संश्लेषित करोगे। सबको क्या करोगे? संश्लेषित करोगे और फिर क्या करोगे? मूल्यांकन। लास्ट में अंतिम में मूल्यांकन होगा। आपको अगर नोट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? पहले सोचोगे नोट्स बनाने। उन नोट्स का क्या करोगे? आप अवबोध करोगे। ये नोट्स हमारे कहाँ पे काम आएंगे, क्या काम आएंगे। फिर इसका ज्ञानोपयोग करोगे, जो बना दिए नोट्स को हम कहाँ पे यूज ले रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे, छोटे छोटे भागों में नोट्स को हम बांटेंगे। फिर सभी नोट्स को एक साथ लिखेंगे। पहले तो टॉपिक लिखेंगे, फिर सारे टॉपिक को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे। ये टॉपिक हमारे याद हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन।
दूसरा चीज आता है हमारा भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? भावात्मक पक्ष में जो है हम किसको देखते हैं? हार्ट को। किसको देखते हैं? हार्ट को। हार्ट में क्या होता है? अगर किसी का दिल टूट जाता है, क्या होता है? दिल टूट जाता है, क्या बोलते हैं? धोखेबाज। क्या बोलते हैं? धोखेबाज। तो यहाँ पे यही बात आती है, एक व्यक्ति था, उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया। किसी ने कहा, दिया नहीं था, और किसी ने कहा कि तेरा दोस्त धोखेबाज। क्या कहा? दोस्त धोखेबाज। इसकी ट्रिक भी हम वही बनाते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी? दोस्त धोखेबाज है। क्या ट्रिक रहेगी? दोस्त धोखेबाज है। अब दोस्त धोखेबाज है, आपको पहले तो पता चलेगा, क्या चलेगा? कि दोस्त धोखेबाज है। किसी ने कहा, क्या कहा? किसी ने कहा कि दोस्त धोखेबाज है, तो आपने क्या किया? किसी ने कहा तो आपने क्या किया? ग्रहण किया। जो कहा उसको क्या किया? ग्रहण। तो पहला उद्देश्य क्या जाएगा? ग्रहण या आग्रह। ग्रहण भी आता है या फिर आग्रहण भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये ग्रहण किया कि दोस्त धोखेबाज है। अब ग्रहण करने के बाद आप क्या करोगे? आपको धोखा दिया तो चाटा मारोगे? मारोगे? अनुक्रिया करोगे। क्या करोगे? अनुक्रिया। तो सेकंड क्या किया? अनुक्रिया। क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। अब अनुक्रिया करने के बाद आप आकलन करोगे, क्या सच में मेरा दोस्त धोखेबाज है? क्या करोगे? पहले तो गुस्से में अनुक्रिया कर दोगे, फिर सोचोगे नहीं क्या सच में मेरा दोस्त धोखेबाज है? तो आप क्या करते हो? आकलन। क्या करते हो? आकलन। अब आकलन करने के बाद आप क्या करोगे? संप्रत्यय कॉन्सेप्ट निर्माण करोगे अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बनाओगे कि क्या ये सच में है या नहीं, इसका देखोगे, आप पता करोगे। तो आप क्या करोगे? संप्रत्यय। क्या करोगे? संप्रत्ययकरण। क्या करोगे? संप्रत्ययकरण। और संप्रत्ययकरण करने के बाद संगठन बनाओगे, वापिस इकट्ठे हो जाओ। क्या करोगे? इकट्ठे, संगठन। अपने कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? संगठन बनाओगे। संगठन बनाने के बाद आपके दिमाग में परमानेंट ये चीज बैठ जाएगी कि मेरा दोस्त धोखेबाज है। तो आपका क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। आपने क्या किया? दोस्त को देखा, दोस्त धोखेबाज है, ये तो क्या है? हमारी ट्रिक। क्या है? ट्रिक। तो पहले तो आपने क्या किया? ग्रहण किया कि दोस्त धोखेबाज है। तो ग्रहण करने के बाद इसके प्रति क्या की? अनुक्रिया की। अनुक्रिया के बाद इसका आकलन किया। आकलन के बाद क्या किया? संप्रत्ययकरण। कॉन्सेप्ट बना दिया कि धोखेबाजी। फिर क्या किया? संगठन। तो अपने दिमाग में ये संगठित कर लिया कि ये धोखेबाज है, इसका चरित्र ऐसा हमारा सामने है, ऐसा हमने क्या कर दिया? चरित्र का निर्माण कर दिया। तो इसका प्रश्न क्या था? भावात्मक पक्ष का अंतिम पक्ष कौन सा होता है? अंतिम उद्देश्य कौन सा होता है? तो चरित्र निर्माण। कौन सा होता है? चरित्र निर्माण। तो पहला कौन सा होता है? आग्रह। कौन सा होता है? आग्रह। याद रखना ये। उसके बाद हमारा कौन सा है? क्रियात्मक। सिम्पसन कब दिया था? 1969 में दिया था। अब ये किससे संबंधित है? हेड। किससे संबंधित है? हेड। अपने हैंड से। किससे संबंधित? सॉरी, हैंड, हाथ से। कार्य कोई करेंगे, किससे करेंगे? हाथ से करेंगे। अब कार्य करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कुछ न कुछ। कार्य कैसे करो? बिना सीखे करो। तो आपको कार सीखनी है। क्या सीखनी है? कार। हमारा हैंड जो है, हम उद्दीपित कब होते हैं? जब कोई सामने वाला गाड़ी चला रहा है, हमको चलाने नहीं आती, तो उद्दीपित होते कि नहीं? कि हमको भी चलाने सीखनी होते। ठीक है। तो बस यहाँ पे यही है कि क्रियात्मक पक्ष में आ रहा है। अब आपको क्या करना है? बाइक सीखनी है या कार सीखनी है? क्या सीखनी है? बाइक सीखनी है या कार सीखनी है? इससे हम इस उदाहरण से हम लोग पढ़ेंगे। बाइक सीखनी है। अब बाइक सीखनी है तो आपको सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा? उद्दीपित होना पड़ेगा। आपके अंदर उद्दीपन आना चाहिए कि बाइक क्यों सीखनी। दूसरा चीज चला रहा है, मैं देख रहा हूं, इसलिए सीखनी, इसलिए सीखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? उद्दीपन। आपके अंदर क्या आएगा? उद्दीपन। उद्दीपन क्या आया? बाइक सीखनी। क्या उद्दीपन आया? बाइक सीखनी। अब बाइक सीखनी है तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बाइक पे बैठना तो पड़ेगा, तो सीखेंगे कि खड़े खड़े सीखेंगे? बैठना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? कार्य करना। क्या करना है? कार्य करना। क्या करना? कार्य करना। उसके बाद कार्य करोगे, गाड़ी में बैठोगे, किक मारोगे, रेस दोगे, तो ब्रेक भी तो मारना पड़ेगा। क्या रेस ही दो? नियंत्रण करोगे। क्या करोगे? नियंत्रण।
नियंत्रण हो गया, गाड़ी पे चलाना आ गया, बैलेंस बनाना चालू हो गया, नियंत्रण हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? समायोजन। क्या करना पड़ेगा? समायोजन। कब ब्रेक मारना है, कब खड़ी रखनी है, कब रेस्ट देना है, इसका क्या करना है? समायोजन। तो फिर क्या करोगे? समायोजन। क्या करोगे? समायोजन। समायोजन हो जाएगा, उसके बाद आपके स्वभाव में आ जाएगा। एक बार आपने चला ली गाड़ी, आपने कहां पे रेस्ट देना है, कहां पे गियर मारना है, कहां पे ब्रेक मारना है, वो सब हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। क्या हो जाएगा? स्वभाव। आपके स्वभाव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। और स्वाभाविकरण हो गया तो फिर आपकी क्या हो जाएगी? आदत निर्मित हो जाएगी। गाड़ी जब भी मिलेगी किक मारोगे, रेस्ट दोगे, गियर मारोगे और चल पड़ोगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी आदत। क्या हो जाएगी? आदत निर्माण। क्या हो जाएगी? आदत निर्माण। तो समझ में आया? हमारे बीएफ ब्लूम क्या किस उद्देश्य को दिया? शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशन एम को दिया। ठीक है, एजुकेशन एम में 3 बातें बताई उन्होंने, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इसको याद कैसे करेंगे? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो क्या सी से क्या जाएगा? कॉग्निटिव, ए से क्या जाएगा? अफेक्टिव और पी से क्या जाएगा? साइकोमोटर। उसके बाद इनके सन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्ञानात्मक पक्ष कब दिया? 1956 में। किसने दिया? बीएस ब्लूम ने दिया। उसके भावात्मक 1964 में भरतवाल ने दिया। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने 1969 में दिया। यहाँ पे हेड, हार्ट और हेड, जहाँ पे ज्ञान की बात आती है, हमारा मस्तिष्क काम करता है, यहाँ पे क्या जाएगा? हेड। जब भाव की बात आएगी, हमारा हार्ट काम करेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? हार्ट। और यहाँ पे क्या जाएगा? हेड। हेड से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। कार्य की बात आ रही है, क्या हो जाएगा? हेड। अब यहाँ पे इसके उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछता है। ज्ञानात्मक पक्ष का पहला उद्देश्य कौन सा है? ज्ञान। अंतिम उद्देश्य कौन सा है? मूल्यांकन। इसके भावात्मक पक्ष का पहला कौन सा है? ग्रहण। अंतिम कौन सा है? चरित्र निर्माण। क्रियात्मक का पहला कौन सा है? उद्दीपन। अंतिम कौन सा है? आदत निर्माण। यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से एक भी प्रश्न दूसरा बचा नहीं जो एग्जाम में आया हो, नहीं। ये टॉपिक आ गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रश्न आ गया, तो इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसको याद कैसे रखना वो भी मैंने बता दिया। दोस्त धोखेबाज है, बाइक सीखनी है, और ज्ञान आप नोट्स बना रहे, नोट्स कैसे बना रहे। ठीक है, इस प्रकार इसको आप सामान्य भाषा में क्या कर सकते हो? याद भी कर सकते हो। तो हमारा पहला जो टॉपिक था ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो लगभग हमने 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। कौन सी है? समझ में आया? ये नहीं आया? आया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। क्या बोलेंगे? हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। अब हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना जो थी वो किसने दी थी? बीएफ हर्बर्ट। कौन था? बीएफ हर्बर्ट। ये बीएफ हर्बर्ट जो थे उनके 3 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 3 शिष्य थे। पहले शिष्य का नाम था राइन। क्या नाम था? राइन। दूसरे का नाम था जिलर। क्या नाम था? जिलर। और तीसरे का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम था? हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना जो थी वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी, परंतु नाम क्या दिया गया? हर्बर्ट, बीएफ हर्बर्ट के द्वारा दी गई नाम दिया गया। ये तीनों के क्या थे? शिष्य। पहला शिष्य कौन था? राइन। दूसरा कौन था? जिलर। और तीसरा कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। और इसमें 4 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है। कितने सिद्धांत थे? 4। अब सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं पाठ योजना के पद जो है। ठीक है, इसको क्या बोला? पंचपदी पाठ योजना। तो कितने पद होने चाहिए? 5। कितने पद होने चाहिए? 5। परंतु सबसे पहले जब ये राइन था उन्होंने क्या दिया था? उद्देश्य कथन दिया था। क्या दिया था? उद्देश्य कथन। तो एग्जाम में आप जब पढ़ते हो उद्देश्य कथन किसने दिया, ये प्रश्न आएगा, तो किसने दिया था? राइन। पहला शिष्य जो उनका था राइन, उसने क्या दिया? उद्देश्य कथन। उसके बाद जिलर का जो था, जिलर नामक साइंटिस्ट जो था, उस जिलर, दूसरा शिष्य जिलर था, उसने 2 बातें कही। कितनी बातें कही? 2 बातें। पहला तो क्या कहा? प्रस्तावना। और दूसरा क्या कहा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना
प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। जब जिलर ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण की तो इस उद्देश्य कथन को किसके अंदर समायोजित कर दिया? प्रस्तावना के अंदर। किसके अंदर समायोजित कर दिया? प्रस्तावना। जब आप बीएड में पाठ योजना पढ़ते हो तो पाठ योजना आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मतलब उद्देश्य कथन, उसके बाद क्या करते हो? प्रस्तुतिकरण। तो जब उद्देश्य कथन जो है वो प्रस्तावना के पश्चात किया जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? जिलर के द्वारा दिया गया था, परंतु इसको किसके अंदर शामिल कर दिया गया? प्रस्तावना। उसके बाद 3 पद और दिए गए। वो 3 पद कौन से हैं? एग्जाम में वहां से भी प्रश्न आता है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था, तुलना, क्या है? व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। क्या है? सामान्यीकरण। ये 3 पद है, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। समझ में आया यहाँ तक? अब ये तीनों पद किसने दिए थे? ये दोनों तो किसने दिए? जिलर। किसने दिए? जिलर ने। और ये दोनों तीनों किसने दिए? हर्बर्ट स्पेंसर। किसने दिए? हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर इसके पश्चात प्रस्तावना के कितने पद बने? पाठ योजना कितने पद बन गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये 5 पद इस प्रकार बने। किस प्रकार बने थे? इस प्रकार। इसमें प्रस्तावना के अंदर ही उद्देश्य कथन को शामिल किया गया था, तो इसलिए इसको 6 पद भी माने जाते थे। क्या माने जाते? 6। तो फिर इसमें संशोधन हुआ। क्या हुआ? संशोधन। और वो संशोधन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो किसने संशोधन किया? हर्बर्ट स्पेंसर। किसने संशोधन किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इसने संशोधन क्या किया? तो सबसे पहला पद तो उसने क्या दे दिया? प्रस्ताव। क्या दे दिया? प्रस्ताव। दूसरा पद उसने क्या दे दिया? प्रस्तुतिकरण। क्या दे दिया? प्रस्तुतिकरण। परंतु यहाँ पे हमारा तीसरा पद जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था पद को हटा दिया। क्या कर दिया? व्यवस्था पद को हटा दिया और इस व्यवस्था को ही किसके अंदर सम्मिलित कर दिया? तुलना। इसके अंदर सम्मिलित कर दिया? तुलना। तुलना के अंदर क्या कर दिया? व्यवस्था। क्या कर दिया? व्यवस्था। व्यवस्था को किसमें सम्मिलित किया गया? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो किसमें किया गया? तुलना में। किसमें किया गया? तुलना में। उसके बाद है सामान्यीकरण। क्या था? है सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। क्या था? है अनुप्रयोग। इस प्रकार ये 5 पद थे। इस प्रकार ये कितने पद थे? 5 पद थे जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए। और हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली जो थी वो इस प्रकार थी। और हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जो थी वो हर्बर्ट कौन थे? बीएफ हर्बर्ट। इसके कितने शिष्य थे? 3। कौन कौन थे? रायन, जिलर और हर्बर्ट स्पेंसर। इसलिए इन तीनों शिष्यों ने मिलकर सोचा कि हम इसको क्या नाम दें? हर्बर्ट, हमारे जो गुरु है उसके नाम पे ये दे। इसका क्या नाम पड़ा? हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। इसमें कौन कौन से 5 पद हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। तो तुलना में क्या शामिल है? व्यवस्था शामिल है। प्रस्तावना में क्या शामिल है? उद्देश्य कथन शामिल है। इस प्रकार ये हमारे 5 बने। और हमारे दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे कौन सा? हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं शिक्षण विधियां। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? शिक्षण विधियां। क्या है? शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां जो है वो अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। हम जो पढ़ते हैं तो सबसे पहली शिक्षण विधि है हमारी आगमन, दूसरी है निगमन, तीसरी है विश्लेषण, चौथी है संश्लेषण। ये जो शिक्षण विधियां हैं यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली कौन सी है? आगमन, दूसरी निगमन, तीसरी विश्लेषण, चौथी संश्लेषण। उसके बाद 5वीं व्याख्या या व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। उसके बाद है प्रयोग प्रदर्शन विधि। याद आएगी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। उसके बाद ये प्रोजेक्ट विधि। क्या आती है? प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद ये अनुसंधान विधि।
अनुसंधान विधि और लास्ट बात है समस्या समाधान। ये लगभग कॉमन विधियां हैं टीचिंग मेथड की। समस्या समाधान, तो हम सबसे पहली विधि जो है आगमन और प्रतिगमन विधि, इनको पढ़ते हैं। पहली क्या है हमारी आगमन, और आगमन की विपरीत हमारी है निगमन। क्या है? निगमन। अब इसको याद कैसे करें? एक याद हो जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए। ट्रिक क्या है? ज्ञात सरल, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक से ही प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ज्ञात सरल विशिष्ट, ज्ञात सरल विशिष्ट स्थूल उदाहरण, स्थूल उदाहरण, स्थूल उदाहरण के साथ, स्थूल उदाहरणों के साथ छोटा बालक, छोटा बालक का आगमन हुआ। ये क्या है हमारी ट्रिक? क्या है ट्रिक? ज्ञात सरल विशिष्ट स्थूल उदाहरणों के साथ छोटे बालक का आगमन हुआ। समझ में आया? ट्रिक क्या है? ज्ञात सरल विशिष्ट स्थूल उदाहरणों के साथ छोटे बालक का आगमन हुआ। यहाँ से ये पूरा हमारी जो शिक्षण विधि है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले ये जो शिक्षण विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। तो पहला क्या जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या जाएगा? ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से क्या जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा जाएगा सरल, तो सरल से विशिष्ट की ओर। किस ओर? सरल से विशिष्ट की ओर। उसके बाद आता है सरल से कठिन, सरल से कठिन की ओर। उसके बाद आता है विशिष्ट से, क्या जाएगा? पहला क्या आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या जाएगा? सरल से कठिन की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर के साथ, उदाहरण के साथ। फिर क्या है? छोटे बालक। क्या है? छोटे बालक। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? छोटे बालकों के लिए। किसके लिए उपयोगी विधि है? छोटे बालकों के लिए। छोटे बालक का आगमन हुआ। क्या हुआ? आगमन हुआ। तो आ से क्या जाएगा? अरस्तु। जिसकी खोज किसने की? आगमन विधि की अरस्तु ने। किसने की? अरस्तु। किसने की? अरस्तु। आगमन विधि भी होगी और अरस्तु भी होगी। फिर ये छोटे बालक आ गया, तो ये क्या होगी? बाल केंद्रित भी होगी। क्या होगी? बाल केंद्रित। ये जो हमारी मेन चीजें हैं आगमन विधि की, क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। दूसरी सरल से कठिन की ओर चलती है। तीसरी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर। छोटे बालकों द्वारा केंद्रित के लिए उपयोगी और बाल केंद्रित विधि है। उसकी खोज किसने की? अरस्तु ने। किसने की? अरस्तु। एक ही लाइन में सारी चीजें क्लियर हो गई। ये शिक्षण विधि इतनी है, ये शिक्षण विधि में दूसरा कुछ नहीं। समझ में? तो क्या है? ज्ञात सरल विशिष्ट स्थूल उदाहरणों के साथ छोटा बालक का आगमन हुआ। तो ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम, छोटे बालकों द्वारा, छोटे बालकों के लिए उपयोगी और बाल केंद्रित विधि। और इसकी खोज किसने की? अरस्तु ने की। और कौन सी विधि? आगमन विधि। उसी के साथ हम निगमन विधि की ओर बढ़े, तो इसका विपरीत क्या है? विपरीत। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात है, वहां पे क्या जाएगा? अज्ञात से ज्ञात। यहाँ पे सरल से कठिन है, वहां पे क्या जाएगा? कठिन से सरल। यहाँ विशिष्ट से सामान्य, वहां पे क्या जाएगा? सामान्य से विशिष्ट। यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म, यहाँ पे क्या जाएगा? सूक्ष्म से स्थूल। यहाँ पे उदाहरण से नियम है, वहां पे क्या जाएगा? नियम से उदाहरण। यहाँ पे क्या है? छोटे बालक है, यहाँ पे बड़े बालक। क्या जाएगा? बड़े बालकों के। यहाँ पे क्या है? बाल केंद्रित है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? शिक्षक केंद्रित। क्या जाएगा? शिक्षक केंद्रित। ठीक है, इतना ही अंतर है। और यहाँ पे किसने खोज की थी? अरस्तु ने।
तो यहाँ पे किसने की थी? प्लेटो ने। किसने की थी? प्लेटो। बस इतना ही अंतर है इस विधि में, आगमन और निगमन विधि में। आगमन विधि का जस्ट विपरीत क्या है? निगमन। यहाँ पे छोटे बालकों द्वारा है, तो यहाँ पे कौन चलेगा? बड़े बालकों द्वारा। शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। ये किसने दी? प्लेटो ने दी। और यहाँ पे क्या जाएगा? अरस्तु ने। तो ये हमारे आगमन और निगमन दोनों विधियां समझ में आया? मैंने ये पूरी चीजें वहां पे नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे विपरीत है। ज्ञात का वहां पे क्या जाएगा? अज्ञात से ज्ञात। यहाँ पे सरल से कठिन, तो वहां पे क्या जाएगा? कठिन से सरल। समझ में आया? तो हमारी कौन सी विधि होगी? आगमन और निगमन। ये दो विधियां हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो और कौन कौन सी विधि है? एक विश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण। अब विश्लेषण विधि में क्या होता है? छोटे छोटे भागों को तोड़कर प्रत्येक भाग का हल कर समस्या निकाला जाता है। पहले क्या किया जाता है? एक सवाल है, उस सवाल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर इसका समाधान करेंगे। क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में तोड़कर छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रत्येक भाग का हल निकालना। प्रत्येक भाग का हल निकालकर समस्या का समाधान। जो भी आपकी समस्या है, जो भी सवाल है आपका, उसका सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उसके बाद प्रत्येक भाग को हल करेंगे, फिर समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारी कौन सी विधि आ जाएगी? विश्लेषण विधि। और ये जो विधि है वो बालकों के मानसिक शक्तियों का विकास करती है। एग्जाम में प्रश्न आता है, विश्लेषण विधि किसका विकास करती है? बालकों के मानसिक शक्ति का विकास कौन करता है? तो विश्लेषण विधि। ये क्या करती है? बालकों के मानसिक शक्ति का विकास। बालकों के मानसिक शक्ति का विकास जो है वो कौन सी विधि में होता है? विश्लेषण विधि में होता है। और यहाँ पे शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? ये भी यहाँ पे भी शिक्षण सूत्र होते हैं। तो पहला प्रमाण से प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रमाण से प्रत्यक्ष। क्या जाएगा? प्रमाण से प्रत्यक्ष। दूसरा जाएगा निष्कर्ष से। पहले हम निष्कर्ष निकालेंगे, भाई सवाल को देखेंगे, छोटे छोटे भागों में पूछेंगे, निष्कर्ष हुआ तो निष्कर्ष से हम क्या करेंगे? परिकल्पना। सभी भागों को हल करेंगे। तो क्या करेंगे? परिकल्पना। निष्कर्ष से परिकल्पना। और अज्ञात से ज्ञात। सवाल हमको पता नहीं था, अज्ञात था, फिर हमने क्या किया? ज्ञात। अब इन तीन शिक्षण सूत्रों को याद कैसे? एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है कि भाई विश्लेषण विधि जो है उसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र है? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष, निष्कर्ष से परिकल्पना, ज्ञात से ज्ञात। तो इसको याद कैसे करें? क्या करें? याद कैसे करें? तो जब 90s की मूवी होती, 1990 के दशक की जो मूवियां थी, उसमें क्या होता है? विलन। कौन होते थे? विलन होते थे, गुंडे। ठीक। अब जब भी गुंडा कहीं बेचता किसी को, तो वहां पे क्या जाता था? हीरो आ जाता। क्या जाता था? हीरो आ जाता आता था। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब पुरानी मूवियों में देखना, जब विलन को क्या होता था कि हीरोइन से प्यार हो जाता। क्या हो जाता था? हीरोइन से प्यार हो जाता। वो क्या करता था? गुंडों को भेजता था उसको लेने के लिए। उसको मनाना ऐसे बातें नहीं करता था, वो सीधे उसको उठा के ले आता। क्या करता था? उठा के ले आता था। तो जब भी उठाने के लिए गुंडे जाते, 4-5 गुंडे उसने पाल रखे होते, वो गुंडे वहां पे जाते, तो वहां पे कौन आ जाता था? हीरो। अचानक से हीरो आ जाता था। देखी होगी मूवी, देखी है तुमने? तो अचानक से कौन आता था? हीरो आता। अब हीरो आता था, अब वहां पे उस मूवी जो थी, उस मूवी में हीरोइन का नाम क्या था? प्रेमा। क्या नाम था? प्रेमा। हीरोइन का क्या नाम था? प्रेमा। तो विलेन ने क्या किया? प्रेमा को लेने के लिए किसको भेजा? गुंडो। किसको भेजा? गुंडो। तो गुंडे वहां पे गए, तो वहां पे कौन आ गया? हीरो। कौन आ गया? हीरो। तो हीरो ने क्या किया? गुंडो को मार के भगा दिया। क्या कर दिया? गुंडो को मार के भगा दिया। तो गुंडे वापस किसके पास आते हैं? विलन के पास। किसके पास आते हैं? विलन के पास। तो विलन को आके क्या बोले? प्रेमा नहीं आई। क्या बोलते हैं? प्रेमा नहीं आई। क्या बोलते हैं? प्रेमा
नहीं आई तो प्रे से क्या आ जाएगा, प्रमाण। क्या जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। क्या जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। नहीं से क्या आ जाएगा, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। और आई से क्या आ जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की। समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आया। ये लॉजिक समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ गया। तो प्रेमा नहीं आई तो प्रमाण से प्रत्यक्ष, निष्कर्ष से परिकल्पना और अज्ञात से ज्ञात। समझ में आया कि अब उसके बाद हम देखते हैं संश्लेषण। तो अब यहाँ पे क्या किया था, छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रत्येक भाग कॉल किया। अब क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग को एकत्रित कर निष्कर्ष निकालते। छोटे छोटे सवाल हैं, उन सवालों को हल करके एक बड़ा सवाल बनाए। क्या बनाया जाता है, बड़ा सवाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों को एकत्रित कर निष्कर्ष निकालना। क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसमें क्या था, बालकों की मानसिक शक्ति का विकास होता था, परंतु इसमें बालकों की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे भागों को तो जोड़कर किया जाता है। यहाँ पे तोड़ते थे तो बच्चों को बताया जाता है ये स्टेप तोड़ी। जैसे आप गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड में कुछ तोड़ा, पहले a + b का होल स्क्वायर उसको तोड़ के किया, फिर दूसरी जो गुणनखंड था उसको तोड़ के किया, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे मानसिक शक्ति का विकास होता था। परंतु यहाँ पे पहले से जो टूटे हुए उन सबको जोड़ देते हैं तो मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे बालकों की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या था, प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो इसका विपरीत यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, निष्कर्ष से परिकल्पना। तो वहां पे क्या जाएगा, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। समझ में आया, ये हमारी 2 वीडियो थी, विश्लेषण और संश्लेषण, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। कितनी विधियां होगी, 4। आगमन निगमन होगी, विश्लेषण और संश्लेषण होगी। अब हमारी इसके बाद कौन सी विधि मैंने लिखवाई थी, व्याख्यान विधि। कौन सी विधि थी, 5वीं विधि, व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि आप सबको पता होगा, वहां पे क्या होता है व्याख्यान विधि में, यह सबसे प्राचीन विधि, पुराने जमाने में यही विधि चलती। कौन सी, व्याख्यान। तो ये कौन सी विधि है, प्राचीन विधि। कौन सी विधि है, प्राचीन विधि है। और ये शिक्षक केंद्र है, यहाँ पे बालक नीरस हो जाता। आदमी आया, टीचर यहाँ पे आया, पढ़ाना चालू किया, बस बोलते ही जा रहा, बोलते ही जा रहा, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई क्रिया, ना लिखना बोर्ड पे, ना कुछ नहीं। सीधा आए, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो व्याख्यान विधि। तो उसमें बालक क्या होता है, नीरस होता है। क्या होता है, नीरस होता है। ये कैसी है, शिक्षक केंद्रित। एग्जाम में प्रश्न आता है तो कैसी है, शिक्षक केंद्रित। बालक क्या होते हैं, नीरस होते हैं। क्या होते हैं, नीरस। और ये किसके लिए उपयोगी है, उच्चतर कक्षाओं के लिए। जब आप एमएससी, बीएससी, एमएससी करते हो तब यही विधि चलती है, उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी। व्याख्या विधि चलती है, वहां ज्यादा प्रयोग नहीं होता। कुछ नहीं, जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो यहाँ पे टीचर आए इतिहास के, बस चालू कर दिया, ये महाराजा थे, इन्होंने ये किया, यहाँ से ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में ये हुआ। ना बोर्ड पे लिखना, ना कोई एक्टिविटी, ना कुछ नहीं, बस ये विधि चलती जाती थी। तो ये कौन सी विधि है, प्राचीन विधि, शिक्षक केंद्रित विधि और उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी। हमारी व्याख्यान विधि भी इस प्रकार कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6ठी विधि हमारी कौन सी थी, 6ठी विधि थी प्रयोग प्रदर्शन। कौन सी विधि, प्रयोग प्रदर्शन। ये विधि जो है विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि विषय के लिए उपयोगी है, विज्ञान विषय के। इसमें क्या होता है, व्याख्यान होता है, व्याख्या तो होती है, प्लस इसके साथ क्या होता है, प्रयोग। क्या होता है, प्रयोग। व्याख्या के साथ प्रयोग कराया जाता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, क्लास में व्याख्या कर रहा है, उसके बाद तो प्रयोग कर रहा है। जैसे हवा क्या है, हवा के बारे में पढ़ा रहा है, तो बलून में हवा भर के बता रहा है, ये हवा है, समझ पाए। तो ऐसा कोई प्रयोग करके साथ में बता रहा है, वो कौन सी विधि आ जाएगी, प्रयोग प्रदर्शन विधि। यहाँ पे छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय रहेंगे। कौन सक्रिय रहेंगे, अब प्रयोग करना है तो शिक्षक को सक्रिय रहना ही पड़ेगा, परंतु छात्र भी क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। शिक्षक को देखेंगे, प्रयोग कर रहा वो देखेंगे, तो छात्र भी सक्रिय रहेंगे। तो शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय। शिक्षक व छात्र दोनों
सक्रिय। उसके बाद हम देखते हैं तो यह विधि जो है यह देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? देखो सुनो सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। कौन सी विधि है देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सी है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसमें देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद हम ये विधि भी हमारी इस प्रकार कंप्लीट होती है। हम और आगे बढ़ते हैं तो कौन सी विधि है? प्रयोजना विधि। कौन सी विधि है? प्रयोजना विधि। सातवीं प्रयोजना विधि। अब प्रयोजना विधि है, इसका प्रश्न आता है एग्जाम में, इसकी खोज किसने की? क्या प्रश्न आता है? इसकी खोज किसने की? तो प्रयोजना यानी इसको इंग्लिश में नाम क्या था? प्रोजेक्ट। क्या था? प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया? किलपेट्रिक। किसने दिया? किलपेट्रिक। ये किसके शिष्य थे? जॉन डेवी। किसके शिष्य थे? जॉन डेवी। तो एग्जाम में अक्सर इसका प्रश्न आता है प्रयोजना विधि का, तो ऑप्शन में किलपेट्रिक नहीं देके अधिकतर क्या दिया जाता है? जॉन डेवी दिया जाता है। अगर जॉन डेवी ऑप्शन में है और किलपेट्रिक भी ऑप्शन में है तो अपन को क्या करना है? किलपेट्रिक। क्या करना है? किलपेट्रिक। परंतु किलपेट्रिक ऑप्शन में नहीं है और क्या दिया हुआ है? जॉन डेवी। तो अपन को क्या करना है? जॉन डेवी। समझ में आया? तो यहाँ पे इस विधि का प्रश्न यही आया, प्रयोजना विधि तो किसने दी? किलपेट्रिक, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी के शिष्य थे किलपेट्रिक, इसलिए किलपेट्रिक ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? जॉन डेवी करेंगे। अब इसको याद कैसे रखें किलपेट्रिक? तो हम अगर हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? क्या प्रोजेक्ट है? क्या बोलते हैं? क्या प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? क्या प्रोजेक्ट है। तो क्या से क्या जाएगा? किलपेट्रिक। और प्रोजेक्ट विधि की खोज की वो भी किसने की? किलपेट्रिक ने की थी। तो हमारे किलपेट्रिक द्वारा हो चुकी। यहाँ पे बालकों के सामाजिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। किसका विकास होता है? बालकों में सामाजिक गुण विकसित करने वाली विधि कौन सी है? तो प्रयोजना विधि। याद रखना। यहाँ पे क्या होता है? बालकों के सामाजिक गुणों का विकास। क्या होता है? बालकों के सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस प्रकार हमारी ये प्रयोजना विधि है वो भी क्या होती है? कंप्लीट। क्या होती है? कंप्लीट। अब आगे कौन सी विधि बनती है हमारी? आठवीं विधि अन्वेषण विधि। कौन सी विधि है? अन्वेषण विधि। इस अन्वेषण विधि के अलग अलग नाम क्या है? अलग अलग नाम। अन्वेषण विधि को हम बोलते हैं अनुसंधान विधि। क्या बोलते हैं? अनुसंधान। क्या बोलते हैं? अनुसंधान बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि। और इसी को बोलते हैं खोज विधि। ये विधि भी हमारी एक क्या है? इंपॉर्टेंट विधि है। यहाँ से प्रश्न जो आता है इसकी जो प्रयोगकर्ता थे प्रतिपादक थे उनका ही नाम आता है। तो इस विधि के प्रतिपादक थे वो थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक बार ऑप्शन में प्रश्न आया और ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन दिया, चारों में H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ही लिखा। क्या लिखा था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। पर अलग अलग लिखा। क्या लिखा था? अलग अलग लिखा। एक में लिखा था H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग, एक में लिखा था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग और एक में लिखा हुआ था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखना है। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका प्रतिपादन किसने किया? इस बार रीट में ये प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। तो अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि की खोज किसने की या प्रतिपादन किसने किया? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक का अर्थ ये होता है मैं खोजता हूँ। क्या होता है? मैं खोजता हूँ। एग्जाम में प्रश्न आएगा ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? तो मैं खोजता हूँ। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? बालक में खोजी की तरह देखना, अर्थात बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो होता है वो किसी चीज का है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना है? विकास। बालकों में किसका विकास करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। कौन सी विधि में होता है? अन्वेषण, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि में होता है। उसके बाद हमारी अंतिम जो विधि है वो कौन सी है? समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि है? समस्या समाधान। और समस्या के समाधान के साथ ही हमारा विधियां भी जो है वो कंप्लीट होती है। क्या होती है?
समस्या समाधान। अब समस्या समाधान में क्या होता है, बालक की समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। समस्या देकर समाधान निकलवाया जाता है। बालक को समस्या दे दी जाएगी, ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करो, वो समस्या आ गई, उस समस्या का क्या करता है बालक, समाधान करता है। यहाँ पे बालक क्या होता है, क्या होता है, सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय। यहाँ पे बालक सक्रिय होता है। और इस विधि की जो प्रतिपादक था वो थॉमस और सुकरात ने किया। किसने किया था, थॉमस सुकरात, थॉमस एवं सुकरात ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। वो कौन सक्रिय रहता है, यहाँ पे बालक सक्रिय रहता है। जहां पे भी बालक सक्रिय होते हैं वो सारी विधियां क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक। आपके गुण के प्रश्न आ जाएगा किसी विधि का, जिस विधि में बालक सक्रिय रहेगा वो विधि कैसी रहेगी, मनोवैज्ञानिक विधि रहेगी। कैसी रहेगी, मनोवैज्ञानिक विधि रहेगी। इस प्रकार हमारी जो 9 शिक्षण विधियां मैंने जो बताई थी चौथे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, वो हमारी कंप्लीट हुई। अब चौथा पॉइंट हमारा जो है वो कौन सा है, क्या था चौथा पॉइंट, मूल्यांकन के तकनीकी गुण। मूल्यांकन के तकनीकी गुण क्या थे, मूल्यांकन के तकनीकी गुण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है व्यापकता। तकनीकी गुण कौन कौन से हैं, तो पहला व्यापकता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, कौन सा है, वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता, कौन सा है, विश्वसनीयता। उसके बाद है हमारा क्या हुआ, विभेदीकरण, विभेदीकरण या विभेदीकारिता। उसके बाद है वैधता, क्या है, वैधता। और एक लास्ट होता है मानकीकृत। क्या होता है, मानकीकृत। समझना इसको, देखना। मूल्यांकन के तकनीकी गुण, यहाँ से 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है व्यापक। व्यापकता का अर्थ ये होता है, जब कभी मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समायोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम के सभी टॉपिकों पर प्रश्न दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यापकता। यहाँ पे जब मूल्यांकन होगा, अगर आपका टेस्ट हो रहा है और मैं एग्जाम ले लूं, आपके टॉपिक दिए हुए, मैंने 10 टॉपिक दिए हुए, 10 टॉपिक में मैं एग्जाम लूं और एग्जाम में एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न दे दूं, तो इसमें किसकी कमी होगी, व्यापकता। एग्जाम में प्रश्न क्या है, एक मूल्यांकन में एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न पूछे गए, परंतु पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया, तो ये कौन से गुण की विशेषता नहीं, या कौन से गुण की विशेषता है, तो इसमें किसकी कमी है, तो किसकी कमी है, व्यापकता की। किसकी कमी है, व्यापकता। व्यापकता में क्या होता है, जो सभी टॉपिक को, पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक को क्या किया जाता है, यहाँ पे समायोजित किया जाता है। सभी टॉपिकों पे से प्रश्न लिए जाते हैं, यानी समान पार्ट लिए जाते हैं। जैसे एक पार्ट लिया, दूसरा पार्ट लिया, 10 पार्ट है तो 10 पार्टों से एक प्रश्न लिया, 10 प्रश्न बनाए, 20 प्रश्न बनाए, 10 पार्ट से 2 प्रश्न ले लिए। तो इसमें क्या किया, संपूर्ण टॉपिक, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाता है, तो वो कौन सा गुण कहलाता है, व्यापकता। कौन सा गुण कहलाता है, व्यापकता। दूसरा आता है वस्तुनिष्ठ। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है, ये दोनों पॉइंट जो है, और इन दोनों में कंफ्यूजन भी ज्यादा हो, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है मैं भी क्लियर करवाता हूँ। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, मैंने टेस्ट लिया, मैंने क्या किया, टेस्ट लिया, आपके मार्क्स आए 80%। कितने मार्क्स आए, 80%। मैंने चेक किया, कितना है, 80%। दूसरे किसी सर ने चेक किया, कितना है, 80%। यानी अलग अलग अध्यापकों द्वारा भी मूल्यांकन करने पर वही नंबर आना, वही अंक प्राप्त करना, वो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब में अलग अलग अध्यापक द्वारा, अलग अलग टीचर द्वारा एक ही परीक्षा को लेना, यानी एक ही मूल्यांकन करना, बार बार मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन में वही परसेंटेज आना, वो क्या कहला जाएगा, वस्तुनिष्ठता। मैंने एक टेस्ट ले लिया, एक टेस्ट लिया, मैंने चेक किया 80% है, वही दूसरे सर ने चेक किया 80% ही है, वही तीसरे सर ने चेक किया 80% ही है। यानी अलग अलग टीचर ने चेक किया, टेस्ट क्या था एक, परंतु टीचर कौन थे, अलग अलग, फिर भी मूल्यांकन के जो अंक थे उसमें कोई प्रभाव
नहीं पढ़ा तो वो क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट एक ही और टीचर क्या है, अलग अलग टीचरों द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया। टेस्ट तो एक ही था तो चेक बार बार किया, चेक करने पे एक ही समान अंक मिले तो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। समझ में आया? अब विश्वसनीयता में क्या होगा, इन दोनों में कंफ्यूज कहां पे होता है वाला। अब विश्वसनीयता में ये होता है आपको बार बार परीक्षा लेने पर भी अंक समान मिले। वहां पे क्या था, परीक्षा एक थी पर मूल्यांकन कौन कर रहे थे, अलग अलग टीचर कर। यहाँ पे क्या होती है, परीक्षा बार बार क्या होती है, बार बार परीक्षा। यहाँ पे टेस्ट एक था और टीचर अलग अलग थे, यहाँ पे परीक्षा बार बार हो रही है और टीचर एक। तो क्या टीचर अलग अलग भी हो, दिक्कत नहीं, पर परीक्षा क्या है, बार बार टेस्ट ले रहे हैं फिर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आ रहा, वो क्या रहेगा, विश्वसनीय। क्या रहेगी, विश्वसनीय। मैंने एक टेस्ट लिया, दूसरे सर ने भी आके वो टेस्ट लिया, तीसरे सर ने भी आके भी टेस्ट लिया, फिर भी आपके अंक वही आ रहे, 70% नंबर आ रहा है, 70% ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। और मैंने टेस्ट लिया, उसको मैंने चेक किया तो 80% है, दूसरे सर आए उन्होंने चेक किया तो 80% है, तीसरे सर आए उन्होंने चेक किया तो 80% है, वो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। इन दोनों में अंतर समझ में आया? उसके अलावा विभेदकारिता क्या होता है, विभेदकारिता। विभेदकारिता में ये होता है सभी लेवल के प्रश्नों को समायोजन किया। जैसे टेस्ट लिया मैंने, 100 नंबर का टेस्ट लिया, तो उसमें सरल प्रश्न भी हो, मीडियम प्रश्न भी हो और थोड़े कठिन प्रश्न भी हो, तो वो क्या जाएगा, विभेदीकरण। क्या जाएगा, विभेदीकरण। समझ में आया? सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न और थोड़े और कठिन प्रश्न, तो वो विभेद करेंगे। यानी मैंने टेस्ट लिया, ऐसा कर दिया कि नहीं समान प्रश्न, सब सरल प्रश्न दे दिए या सब कठिन प्रश्न दे दिए, चीज जो किसी को नहीं है, तो उसमें विभेदकारिता की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद है वैधता। क्या था, वैधता। जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरी करे, वो क्या कहलाता है, वैधता। मैंने पेपर लिया आपके जैसे टीचर बनने, किसके लिए, टीचर बनने, तो टीचर बनने के लिए मैंने पेपर लिया, तो पेपर में आपको पूछ रहा हूँ मैकेनिकल के, किसके पूछ रहा, मैकेनिकल, तो वो वैध नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण घड़ी। एक घड़ी है आपके सामने, वो घड़ी इतनी सुंदर है, क्या इतनी सुंदर है कि उसको देखते ही आपको लेने का मन हो, क्या है, मन हो जाए, परंतु वो घड़ी सही टाइम नहीं बता रही, टाइम सही नहीं बता रही, तो क्या हो जाएगी, वैधता की कमी। बोले आपके कितने भी सुंदर है पर टाइम सही नहीं बता रही, वो वैधता की कमी। परंतु वो कितनी भी खराब है, वो टाइम सही बता रही, वो क्या हो जाएगी, वैध। समझ में आया कि नहीं आया? जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, वो क्या कहलाता है, वैध। अब घड़ी का उद्देश्य क्या है, टाइम बताना, सही टाइम, क्या सही टाइम बताना। अगर गलत टाइम बताएगा घड़ी का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, तो घड़ी के लिए वो वैधता नहीं रहेगी। समझ में, वो वैध हो गया। उसके बाद मानकीकृत। मानकीकृत में ये होता है ब्लूप्रिंट पर आधारित हो, पूरा पाठ्यक्रम जो हो, पूरा टेस्ट हो, जितने भी टेस्ट हो वो सब किस पर आधारित हो, ब्लूप्रिंट पर आधारित हो, वो क्या हो जाएगा, मानकीकृत। तो इस प्रकार हमारा ये जो मूल्यांकन के तकनीकी गुण थे वो भी कंप्लीट हुए। हम और आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट और अंतिम टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, उपलब्धि परीक्षण। क्या है, उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद है निदानात्मक, और इसके है उपचार। देखो यहाँ पे समझना। अब उपलब्धि परीक्षण क्या है, सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण करना। क्या करना, सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण करना। अब मैंने एक टेस्ट लिया, सिखाया आपको, उस सिखाए हुए मैंने क्या किया, टेस्ट। उस टेस्ट में कुछ बालकों के तो अच्छे नंबर आए, परंतु 10% बालक ऐसे थे जिनके नंबर कम आए। तो समस्यात्मक बालक यहाँ पे आए। क्या है, समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक की पहचान करना वो किसमें होती है, उपलब्धि परीक्षण। समस्यात्मक बालक की पहचान क्या रहेगी, समस्यात्मक बालक की पहचान करना किसमें रहेगी, उपलब्धि परीक्षण में। अब जब यहाँ पे पहचान हो गई है तो उसके कारणों का पता लगा, समस्या के कारणों का पता लगा। वो किसमें आ जाएगा, निदानात्मक परीक्षण में। अब पता लग गया है तो उसका निवारण करना, कारणों का निवारण, वो किसमें आ जाएगा, उपचार। समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो परीक्षण का सबसे मुख्य परीक्षण कौन सा है ये पता है। इन तीनों में मुख्य परीक्षण कौन सा है? वो कौन सा है? उपलब्धि। अगर उपलब्धि परीक्षण सही हो गया तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समस्या को बालक मिलेगा ही नहीं, तो ये कुछ करना पड़ेगा नहीं करना। अगर समस्या को बालक मिलेगा तो ये भी करना पड़ेगा, तो ये मुख्य काम परीक्षण हो गया। तो परीक्षण होगा तभी पता चलेगा समस्या तो बालक है या नहीं। कब पता चलेगा? जब उपलब्धि परीक्षण होगा। तो उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है? सीखे हुए ज्ञान में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी समस्या के जो बालक है समस्या को बालक उसकी पहचान की जाती है। अब मैंने पढ़ा दिया सब कुछ, मैंने टेस्ट लिया, तो 10 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पूरे नंबर आए और 2 बच्चे ऐसे जो लास्ट में बैठे जिनके 0 नंबर है। तो उनका मैंने पता लगाया, समस्या के बालक का पता लगाया। उन बालकों को पता चल गया तो फिर मैंने क्या किया? समस्या के कारणों का पता लगाया। उससे वो किससे किया? निदानात्मक परीक्षण। किसने किया? निदानात्मक। फिर मैंने देखा ये दोनों पीछे बैठे बैठे बातें ही कर रही थी, तो समस्या कहाँ से आएगी, समझ में कहाँ से आएगा? तो ये मैंने पता लगा लिया, कारणों का पता लगा। फिर मैं उसका क्या करूंगा? उपचारात्मक परीक्षण, उसका निदान करूंगा। तो निदान कैसे, तो निवारण कैसे करूंगा मैं? इन दोनों को दूर दूर बिठा दूं, बातें ही नहीं करेंगे, समझिए, समझ में? तो ये हमारा क्या गया? उपचारात्मक परीक्षण। समझ में आया? तो ये इस प्रकार हमारी जो शिक्षण विद्या थी वो लगभग पूरी जो है वो कंप्लीट हुई। जो कॉमन टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के लिए वो यहाँ से है। यहाँ से बाहर आपको एक भी प्रश्न मिलेगा नहीं। अगर इन टॉपिक से मिलता है तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। इन टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ इनको क्लियर करवाया है। कोई चीज आपको दिक्कत आई हो और आगे भी ऐसा कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट कीजिए।